नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी में आज कहानी पाठ। मेरी कहानी है वह पल। यह कहानी लखनऊ से प्रकाशित होने वाली लम्ही पत्रिका के अप्रैल-जून 2012 के अंक में प्रकाशित हो चुकी है। इस पत्रिका के प्रधान संपादक हैं विजय राय और संपादक हैं ऋतिक कुराय। तो इस कहानी को हम आप लोगों को आज सुनाते हैं। कहानी लंबी हुई तो 2 पार्ट में इसे सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में अगर बन जाए तो एक पार्ट में सुनाते हैं। कहानी वह पल। 5 बस छोड़ने के बाद उसने तय किया कि इस बार जो बस आएगी उसमें चढ़ जाएगा, उसमें चाहे जितनी भीड़ हो। 6ठी बस आई तो वह अपने संकल्प पर कायम नहीं रह पाया। भीड़ देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। बस के चले जाने के बाद उसने मोबाइल फ़ोन निकालकर समय देखा। उसकी बेचैनी बढ़ गई। आज फिर वह समय से दफ्तर नहीं पहुंच पाएगा। उसे बड़ी खीज हुई, गुस्सा भी आया। खुद से ही बोला कि साला कहाँ आकर फंस गया। यह देश की राजधानी है कि आदमियों का समुद्र। जिधर देखो आदमी ही आदमी। हर काम के लिए लाइन में लगना पड़ता है। एटीएम से पैसे निकालने से लेकर माल में बिल के भुगतान तक को लाइन में लगना पड़ता है। कहीं आना जाना हो तो बस में इतनी भीड़ कि उसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। कई रूटों पर तो मेट्रो चलने लगी है, लेकिन उसमें भी चढ़ने उतरने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। किसी तरह चढ़ गए तो खड़ा होने के लिए जगह बनानी पड़ती है। सीट खाली होते ही लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे बच्चे खिलौने के लिए झपटते हैं। 7वीं बस आते ही वह उसमें चढ़ गया। भीड़ इस बस में भी थी, लेकिन अब वह और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। कुछ भी करके उसे समय से कार्यालय पहुंचना ही था। वह बस के गेट पर लगभग लटक गया। बस के थोड़ी दूर जाने के बाद वह आदमियों के बीच में किसी तरह से जगह बनाते हुए चढ़ पाया। बस में इतनी भी जगह नहीं थी कि आदमी अपना सिर इधर उधर घुमा सके। उसकी एक दिक्कत यह भी है कि वह भीड़ में परेशान हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है कि उसकी जान निकल जाएगी। इस समय भी उसकी यही हालत थी। आंख बंद करके वह अपना ध्यान किसी और तरफ लगाकर पल्ले पड़ी मुसीबत से बचने का प्रयास कर रहा था। तभी उसके पास कंडक्टर आया। कंधे को झकझोरते हुए बोला, आगे बढ़। बदले में वह आंख खोलकर बस कंडक्टर को देखा। जवाब में कंडक्टर ने कहा, अंकिल तुम्हें ही कह रहा हूँ, आगे बढ़ लो। जब उसने कहा कि आगे जगह नहीं है तो कंडक्टर गुर्राया कि बहुत जगह है, तुम आगे बढ़ो। उसने कंडक्टर को गौर से देखा। कंडक्टर उम्र में उसे अपने बराबर लगी। कंडक्टर की उम्र उसे अपने बराबर लगी। इसके बाद उसका अंकिल कहना उसे बुरा लगा, लेकिन चुप रहा। जानता था कि कंट्री की कैपिटल के प्राइवेट बसों के कंडक्टरों से उलझने का मतलब है अपनी बेइज्जती। वह अपने टिफ़िन वाले बैग को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। इसी बीच एक जगह खिड़की के पास कुछ टेढ़ा होकर खड़ा होने की जगह मिल गई तो उसने राहत की सांस ली। इस बीच वह पसीने से भीग चुका था। शर्ट के नीचे पहनी बनियान ही नहीं, पूरी शर्ट भीग चुकी थी। उसे ख्याल आया कि ऑफिस में जब पसीना सूख जाता है तो शर्ट से अजीब सी बदबू आती है। इस बदबू को वह खुद भी महसूस करता है। जब जब यह बदबू उसकी नाक में घुसती है तो वह खुद में सिकुड़ जाता है, जैसे छुई मुई के पौधे को किसी ने छू दिया हो। यदि वह अपने किसी सहकर्मी से बात कर रहा होता है तो वह अचानक चुप हो जाता है। यदि बॉस के केबिन में होता है तो जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने का प्रयास करता है। कोई 10 साल बाद वह देश की राजधानी में दोबारा आया है। इस बार भी उसने अपने रहने का ठिकाना उसी
इलाके में बनाया है जहां इससे पहले रहता था। कोई 10 साल बाद वह देश की राजधानी में दोबारा आया है और इस बार भी अपने रहने का ठिकाना उसी जगह बनाया है जहां इससे पहले रहता था। इससे पहले वह राजधानी में 8 साल रह चुका है। नौकरी के चक्कर में वह राजधानी से बाहर छोटे शहर में चला गया। इस बार भी राजधानी में वापसी नौकरी के कारण ही हुई, लेकिन इस बार वह अपनी मर्जी से नहीं आया, कंपनी ने उसका स्थानांतरण कर दिया। देश की राजधानी की चकाचौंध उसे आकर्षित तो करती है, लेकिन विसंगतियां उसे उससे विमुख करती हैं। उसका मानना है कि उसके जैसे लोगों को राजधानी देती कम लेती ज़्यादा है। पिछले 10 सालों से वह उस छोटे शहर में व्यवस्थित हो गया था। यही कारण था कि कई बार दूसरी कंपनी में बेहतर ऑफ़र मिलने के बाद भी उसने उस शहर को नहीं छोड़ा। बार बार बसने और उजड़ने में वह परेशानी के अलावा एक मार्मिक तकलीफ़ को भी महसूस करता है। यार दोस्तों से बिछड़ने का गम तो होता ही है, स्थान विशेष से लगाव उसे हमेशा कुरेदता रहता है। यह स्थान का ही लगाव था कि दोबारा राजधानी में आने पर उसने उसी जगह रहने का कमरा लिया जहां वह पहले रहता था। छुट्टी वाले दिन वह उन सभी गलियों को घूम आया जहां वह पहले आता जाता था। बेशक सभी जगहें काफ़ी बदल गई थीं, लेकिन उसे कहीं भी पुराना अस्तित्व मिलने पर बहुत रोमांच होता और वह भावुक हो उठता। गोल चक्कर नोएडा गोल चक्कर पर बस से उतरने पर उसने राहत की सांस ली। इसे महसूस करने के लिए उसने काफ़ी लंबी सांस ली। यहाँ उसे सेक्टर 63 जाना था। इसके बाद वह ऑटो पकड़ता। ऑटो में हालांकि बैठने की जगह मिल जाती है, लेकिन ऑटो वाला अक्सर जहाँ 3 लोग बैठ सकते हैं वहाँ 4 सवारियों को बैठाता है। ऐसे में ऑटो में भी यात्रा कष्टप्रद ही रहती है। पिछले करीब 1 माह से वह प्रतिदिन इसी पीड़ा से गुजर रहा है। लक्ष्मी नगर से बस पकड़ने से लेकर गोल चक्कर पर उतरने और वहां से ऑटो पकड़ने से लेकर सेक्टर 63 पर उतरने और वहां से करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस पहुंचने में वह इस दर्द को एक बार नहीं कई बार झेलता और महसूस करता है। लक्ष्मी नगर से कार्यालय पहुंचने तक की यात्रा इतनी यातनादायक हो जाती है कि कई बार उसके मन में आया कि वह नौकरी को तत्काल अलविदा कह दे, लेकिन बच्चों का ख्याल आते ही वह अपनी सारी पीड़ा भूल जाता है। ऐसे या वक्त में वह अक्सर सोचता है कि आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए। यदि इंसान अपनी ज़िंदगी में यह एक गलती करने से बच जाए तो वह पूरे जीवन कई जलालत भरे क्षणों को भुगतने से बच सकता है। परिवार यदि सुख देता है तो पारिवारिक जिम्मेदारियां कई बार दुख की ऐसी वजहें बन जाती हैं कि आदमी का जीवन नरक हो जाता है। फिर वह खुद को सांत्वना देता कि यह तो कुदरत का नियम है। इंसान को पहले उसके माता पिता पालते पोसते और पढ़ाते लिखाते हैं और नौकरी के लायक बनाते हैं, उसके बाद वह अपने बच्चों को पालता पोसता है। इंसान की पूरी ज़िंदगी इसी प्रक्रिया में गुजर जाती है। यदि वह ऐसा ना करे तो शायद यह सृष्टि ही खत्म हो जाए। कमरे से कार्यालय पहुंचने तक की उसकी यात्रा किसी नरक से कम नहीं थी। गनीमत यह थी कि रात को जब उसकी ड्यूटी खत्म होती थी तो कार्यालय की कैब उसे कमरे तक छोड़ जाती थी। यह एक ऐसा सुकून था जिसके सहारे वह अपने दफ्तर जाने में होने वाले सभी कष्टों को भूल जाता था। कुछ माह तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच उसने कार्यालय में अपने इलाके से आने वाले लोगों से चर्चा की तो उन्होंने एक नया रास्ता बताया। यह रास्ता लक्ष्मी नगर से चलकर पांडव नगर, मयूर विहार, फेस 1 होते हुए त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी होते हुए सेक्टर 11 मोड़ तक पहुंचता है। मोड़ पर उतरकर सेक्टर 8 तक पैदल चलकर पहुंचना होता है। वहां से ऑटो मिल जाता है जो सेक्टर 63 ले जाता है। उसने एक दिन इस रूट पर यात्रा की तो उसे इसमें थोड़ी राहत मिली। हालांकि यह रूट इस लिहाज से बहुत खतरनाक था कि बसों में जेब कतरे बहुत चलते हैं। यदि उनके हत्थे चढ़ गया तो पर्स विहीन हो जाना तो छोटी मोटी बात थी। इस रूट पर चलने वाले जेब कतरे मारपीट भी करते हैं, यात्रियों को चाकू वगैरह भी मार देते हैं। लेकिन थोड़े से सुकून के लिए उसने इस रूट पर चलने के लिए खुद को तैयार कर लिया। इस बीच उसे पता चला कि एक रूट मयूर विहार फेस 2 होते हुए कल्याणपुरी और पुरानी कोंडली होते हुए सेक्टर 11 के मोड़ पर पहुंचता है। उसने इस मार्ग पर भी यात्रा की। इस रूट पर डीटीसी या ब्लू लाइन की बसें नहीं चलती थीं।
जो चलती थी वह भी फेज़ 2 तक ही जाती थी, लिहाजा मिनी बसों में यात्रा करना इस रूट के यात्रियों की मजबूरी थी। यात्रियों की इस मजबूरी का लाभ मिनी बस वाले भी खूब उठाते। वह हर बस स्टॉप पर आधे आधे घंटे तक खड़े हो जाते। सवारियां जब भर जाती तभी आगे बढ़ते। बस भर जाती तो आगे बढ़ते या उस समय भागते जब पीछे से दूसरी बस आ जाती। उसके बाद पीछे से आने वाली बस तब तक वहाँ खड़ी रहती जब तक कि उसके पीछे से दूसरी बस ना आ जाती। इस तरह 1 घंटे की यात्रा 1.5 घंटे में बदल जाती। लेकिन उसने इसी रूट को अपना लिया। उसे कमरे से आधा घंटे पहले निकलना मंजूर था, लेकिन बस में धक्के खाना स्वीकार नहीं था। हालांकि मिनी बस में भी खूब भीड़ होती, लेकिन वह उसी बस में चढ़ता जिसमें बैठने की जगह मिलती। एक बार यदि बैठ जाता तो सेक्टर 11 के मोड़ पर ही उतरता। इस बीच बस में जो भी भीड़ होती उससे वह बेखबर तो नहीं रहता, लेकिन इससे उसे खास दिक्कत न होती। नोएडा सेक्टर 11 मोड़ पर उतरने के बाद वह सेक्टर 63 के लिए ऑटो पकड़ने के लिए पैदल सेक्टर 8 के मोड़ तक जाता। करीब आधा किलोमीटर का यह सफ़र वह कोई बात सोचते हुए गुजार लेता। इस मार्ग से गुजरते हुए कुछ दिन हुए थे कि एक दिन जहां राजधानी की सीमा खत्म होती है और नोएडा की सीमा शुरू होती है, वहीं एक चेहरे पर नज़र पड़ते ही वह सोच में पड़ गया। इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है। उसने उस चेहरे वाली को सिर से पांव तक देखा। वह चुस्त जीन्स की पैंट और टाइट टी शर्ट पहने हुई थी। इस वस्त्र में उसकी शारीरिक भाषा की खूबसूरती को बाखूबी पढ़ा जा सकता था। उसने दिमाग पर जोर डाला कि कहाँ देखा है, लेकिन उसे ध्यान नहीं आया। उसी के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ गया और वह चेहरा भी आगे चला गया। एक दूसरे को पार करते हुए जब वह करीब आए तो उन्हें लगा कि वह एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन इस संकोच में कि यदि मुझे देखते हुए उसने देख लिया तो क्या सोचेगा। दोनों में से किसी ने किसी को भी नहीं देखा। हाँ, करीब आते ही दोनों की चाल थोड़ा डगमगा गई। हालांकि दोनों अपने कदम बहुत संभल कर रख रहे थे, फिर भी उन्हें लगा कि उनके कदम डगमगा से गए हैं। दोनों के अंदर ये खूबसूरत सा एहसास भी जगा और कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने पलट कर एक दूसरे को देखा, लेकिन बारी बारी से। इस कारण दोनों को ही यह पता नहीं चला कि उन्होंने एक दूसरे को देखा तो क्यों। अगले दिन उसी समय पर उसी जगह उनकी फिर मुलाकात हुई। लड़की आज सलवार सूट में थी। लड़का आज उसका चेहरा पर देखते ही पहचान गया। उसे लगा कि आसमान में अचानक काले बादल घिर आए हैं और वह किसी पक्षी की तरह उड़ रहा है। हालांकि हकीकत में सूरज ठीक उसकी पीठ पर आग बरसा रहा था। अरे यार, इसको तो यहीं रोज़ देखता हूँ, जब से इस मार्ग से गुजरने लगा हूँ, लेकिन कल से पहले यह चेहरा इतना खूबसूरत क्यों नहीं लगा था। लड़का सोचने लगा था। यह एक अजीब इत्तेफाक था कि वह जब पुलिस चौकी के पास पहुंचता तो लड़की भी वहीं पहुंच जाती। लड़का ऑफिस जा रहा होता और लड़की ऑफिस से अपने घर। अब उनकी उसी स्थान पर लगभग रोज मुलाकात होने लगी। लड़का मोड़ से सेक्टर 8 की तरफ जाता और लड़की सेक्टर 8 की तरफ से मोड़ की तरफ जाती। अक्सर उनकी मुलाकात कार के शोरूम के पास हो जाती। जब लड़का यह जान गया कि लड़की को यहीं पर रोज़ देखता है तो उसने अपने कार्यालय जाने का समय तय कर लिया। कुछ भी करके वह उस समय मुलाकात स्थल पर पहुंचने की कोशिश करता जिस समय पर लड़की कार के शोरूम के पास से गुजरती थी। चूँकि लड़के को लक्ष्मी नगर से यहाँ तक पहुँचना होता था और बस से यात्रा करनी होती थी, तो कभी कभी वह लेट भी हो जाता। ऐसे में वह लड़की को ना देख पाता। उस दिन उसका कार्यालय में काम करने का मन न करता। आगे का रास्ता बहुत बोझिल हो जाता। वह लगभग पैर घसीटता हुआ कार्यालय पहुंचता और बेमन से काम करता। किसी किसी दिन वह निर्धारित समय पर शोरूम के पास पहुंच जाता, लेकिन लड़की के दर्शन न होते। इस दिन वह सोचता कि शायद आज उसका साप्ताहिक अवकाश है। इस तरह वह एक दूसरे से बात किए बिना भी यह जान गए थे कि उनका साप्ताहिक अवकाश किस दिन होता है। इसके अलावा जिस दिन तय समय पर पहुंचने के बाद भी लड़के की मुलाकात लड़की से ना होती तो यह मान लेता कि या तो लड़की की तबीयत खराब हो गई होगी या कोई काम पड़ गया होगा। वह मन ही मन लड़की की सेहत या उसके काम बनने के लिए प्रार्थना भी करता। हालांकि वह दैवी या ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं करता था। यह सिलसिला कोई 3 माह तक चला। अब उसे अपनी यात्रा काफ़ी सुखद लगने लगी।
बस की भीड़ और धक्का मुक्की कि वह सहजता से झेल जाता। उसकी एक ही लालसा होती कि वह कितनी जल्दी कार के शोरूम के पास पहुंच जाए। रास्ते में यदि बस किसी जगह देर तक रुक जाती तो उसे गुस्सा आ जाता। यही नहीं, यदि कहीं जाम लग जाता तो वह बड़बड़ाने लगता। जाम की जो भी वजह होती उसकी आलोचना करता। जाम की वजह से 2-4 दिन उसे देरी हो गई तो वह ऑफिस के लिए 10-15 मिनट जल्दी निकलने लगा। ऐसे में यदि किसी दिन वह निर्धारित जगह पर जल्दी पहुंच जाता तो मोड़ पर रुक जाता और मोबाइल में एसएमएस देखने के बहाने टाइम पास करता। इस बीच उसे 1 सप्ताह के लिए घर जाना था, लेकिन उसने यात्रा को रद्द कर दिया। अब वह अपने कमरे से निकलने के साथ ही पूरी बस यात्रा में यही सोचता रहता कि कैसे उससे बात की जाए। एक से एक आइडिया सोचता, लेकिन जैसे उसके करीब आता उसकी बोलती बंद हो जाती। वह दूर से उसकी तरफ चाहत भरी नज़रों से देखता, लेकिन करीब आते ही उसकी नज़रें झुक जाती, गला सूख जाता और जुबान तालू से चिपक जाती। बोलती ऐसे बंद होती कि वह रास्ता भूल जाता। कभी कभी तो किसी से टकरा जाता, कभी कभी मोड़ पर काफ़ी देर तक खड़ा रह जाता। एक के बाद एक ऑटो निकल जाते और वह खड़ा ख्यालों में ही खोया रहता। इसी बीच 1 सप्ताह के लिए वह घर गया। घर पर उसका मन नहीं लगा। 1 सप्ताह गुजारने में उसे लगा कि कई साल गुजर रहे हैं। घर से लौटा तो काफ़ी उल्लास के साथ कार्यालय के लिए निकला। भीड़ वाली बस में चढ़ गया और लक्ष्मी नगर से सेक्टर 8 मोड़ तक खड़े खड़े यात्रा की। मोड़ पर बस से उतरा तो बूंदाबांदी होने लगी, लेकिन वह चलता रहा। कार के शोरूम के पास पहुंचा तो बारिश तेज़ हो गई। वह एक पेड़ की छाया में रुक गया। लड़की के आने में अभी 5 मिनट शेष थे। वह 15 मिनट तक वहां खड़ा रहा। इस बीच बारिश तेज़ हो गई। वह पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा भीगता रहा। जब आधा घंटे से अधिक हो गया तो भीगते हुए कार्यालय के निकल पड़ा। हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसे लगा कि पानी की बूंदें पत्थर की तरह सिर पर गिर रही है। उस दिन से एक एक करके 15 दिन निकल गए, लेकिन उसे लड़की फिर नहीं दिखी वहाँ उस जगह। वह हर दिन इस उम्मीद में घर से चलता कि आज उससे मुलाकात होगी, लेकिन हर दिन उसे निराशा मिलती। इस तरह उसे मार्ग से गुजरते हुए 2 माह निकल गए और लड़की से उसकी मुलाकात फिर नहीं हुई। लड़की उस जगह फिर कभी नहीं दिखी। वह निराश हो गया। उसकी बस की यात्रा कठिन हो गई। राजधानी बेगानी लगने लगी। उसे हर पल यही लगता कि कहाँ आकर फंस गया। उसने अपना मार्ग बदल लिया। एक बार फिर गोल चक्कर वाले रास्ते से गुजरने लगा और तय किया कि इस भीड़ भाड़ वाले शहर में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद उसे एक कंपनी से एक छोटे शहर में कार्य करने का मौका मिला, तो उसने राजधानी को अलविदा कह दिया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।